उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट की जारी। बीजेपी ने इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम किया शामिल। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा चुनाव। उत्तराखंड के पौड़ी में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी आचार संहिता के अनुपालन को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान के तहत एक नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। नशा तस्कर के पास से 80 किलो गांजा बरामद। और विधानसभा चुनावों को लेकर हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन ने की पूरी तैयारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। उत्तराखंड विशेष में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। खटीमा सीट से वो चुनावी दम भरते हुए नजर आएंगे। दरअसल 70 सीटों वाले उत्तराखंड में एक चरण यानी 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसके बाद एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने की जानकारी प्रहलाद जोशी ने भी दी है। बीजेपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका फैसला भी हो चुका है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए, जिनमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह से सभी नेता विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करते हुए चुनावी मैदान में दम भरने के लिए तैयार हैं। तो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, जिन्होंने आज उत्तराखंड की 59 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 70 विधानसभा सीटों का ये राज्य है जहां पर 14 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव संपन्न होना है। इस बार उत्तराखंड का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत चुनावी मैदान में दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार पहाड़ों पर जीत दर्ज कराना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने उद्देश्य और लक्ष्य दोनों ही जीत कर रखा है और इसीलिए काफी चिंतन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी हुई। इस पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है, जो अपने चुनावी क्षेत्र खटीमा से ही चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। इन सब के बीच कृष्णा कुमार, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं कृष्णा का। कृष्णा, उत्तराखंड इस बार विशेष है, भारतीय जनता पार्टी को जीत दोहराने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस चुनौती को चैलेंज भी कर रही है। आज पहली लिस्ट जारी हुई, क्या कुछ खास इस लिस्ट में नजर आया है? बिल्कुल, आपने देखिए, अगर हम लिस्ट की खास बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की। तो महिलाओं पर भी खास ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अपनी 6 महिला प्रत्याशी जो है वो उनमें मैदान में उतारी। अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, तो वो सल्ट से पहले ही उनको चुन लिया गया था। तो उसके बाद सरिता आर्य जो है नैनीताल से उनको चुना गया। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में वे शामिल हुई थी और नैनीताल से उनको चुना गया है। इसके अलावा हम बात करें कैंट विधानसभा की, जो अब तक, जिसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जो है बीजेपी के पाले में रही है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अब जो उनका विधायक का निधन हो चुका था, विधायक हरबंस कपूर का, जो इनकी बीवी को जो है इस बार मैदान में उतारा है प्रत्याशी बनाकर। सविता कपूर को कैंट विधानसभा से प्रत्याशी चुना गया। तो ऐसी तमाम महिला जो है चुनाव में उतर रही हैं। इसके बाद कोई बात करें खानपुर विधानसभा की, तो सबसे अहम खानपुर विधानसभा सीट मानी जाती है। वहां के विधायक की अगर हम बात करें, कुंवर प्रणव सिंह की भी जो है वो टिकट कट गई है। वे भी उनकी बीवी देवयानी को मिली है, जिसके बाद से, क्योंकि विधायक
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है लगातार 5 सालों में विवादों में रहे हैं। एक इकलौते विधायक ऐसे रहे जिनको बीजेपी ने लगभग 2 साल के लिए निष्कासित भी सरकार से कर दिया था, क्योंकि लगातार वो उत्तराखंड के लिए भद्दी भाषा में बात करते हुए सुर्खियों में आ रहे थे। तो इसके बाद देखिए 59 प्रत्याशी जो है वो टोटल मैदान में जो है बीजेपी ने उतारे, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक भी शामिल है। ये दोनों एक खटीमा से पुष्कर सिंह धामी लड़ाई लड़ेंगे और हरिद्वार से मदन कौशिक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें चौपट्टा खाल से सतपाल महाराज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाए तो श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत को, तो देहरादून की राजपुर विधानसभा से खजान दास को, धर्मपुर से विनोद चमोली को, सहसपुर से सहदेव सिंह कुंडीर को, और अपने विकासनगर की बात करें तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान पे एक बार फिर जो है भाजपा ने भरोसा जताया है और उनको भेजा है मैदान में। और देख सकते हैं कि उनकी बीवी जो है पिछले 2017 में जो है दो चक्राता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहां पर जो है इस टाइम पर सिटिंग विधायक जो है भाजपा के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, जो दोबारा वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके सामने ही रामशरण नौटियाल जो है उनको टक्कर देती हुई दिखाई देंगे। तो 59 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर दिया है। अब देखना होगा कि जनता इन नामों पर कितना विश्वास जताती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास इनके टक्कर के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो आने वाले समय में देखना होगा आज शाम तक या कल दोपहर तक जो है कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ जाएगी। उन प्रत्याशियों के नाम देखकर पता एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसे में मुस्लिम आबादी जो कि वोट बैंक भी है उत्तराखंड का, उस वोट बैंक को देखते हुए क्या इस लिस्ट में कोई स्क्रूटनी की गई है, किसी खास बात को तरजीह दी गई है? कृष्णा, देखिए अगर 2017 के बाद से अगर हम बात करें तो खासकर वोटिंग में जो इजाफा देखा गया है वो खासकर मुस्लिम समुदाय में देखा गया है। देहरादून के सहसपुर विधानसभा में भी खासा असर जो है वो मुस्लिम वोटर्स में आया है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार से 2 मुस्लिम विधायक आते हैं, तो सरासर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा हरिद्वार क्षेत्र भी जो है वो मुस्लिम बहुल हो चुका है। हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है और कलियर विधानसभा सीट है वो भी कांग्रेस के कब्जे में है। तो अब लिहाजा देखिए उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या तो लगातार बढ़ी ही रही है, जिसकी वजह से समीकरण भी है वो जो है राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है कि हाँ हम जो है सत्ता में आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो एक तरीके से मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ रहने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच देखिए लावनी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है, आम आदमी पार्टी भी खाता खोलने की तैयारी कर रही है। तो लिहाजा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी उनका रुझान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो काफी बढ़ रही है और उत्तराखंड में उनको फ्री की लालच में, एक तरीके से फ्री की दिलासा जो आम आदमी पार्टी ने दी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आके यहाँ तमाम जनसभाएं करी है और एक तरीके से जनता को फ्री के लालच देकर आम आदमी पार्टी की तरफ टटोलने की कोशिश करी है। वो कोशिश देखेंगे 14 तारीख का वो दिन होगा, सोमवार को शिव की कृपा किस पर बरसेगी ये 14 फरवरी का दिन बता जाएगा, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लावनी जी चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा। हालांकि अभी आपके पास हम दोबारा आएंगे क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर है जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। राजनीतिक हवाओं की बात तो हमने कर ली, लेकिन वास्तविक हवाएं क्या कुछ कह रही हैं, मौसम का मिजाज किस तरह से यहाँ पर बदला हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। थैलीसैंण क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद इलाके में ठंड बढ़ गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि अगले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जो कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित करती हुई दिखाती है। और कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, राजनीतिक गर्मी की बात तो हमने कर ली, इस सर्दी में राजनीतिक गर्मी है वहां पर क्योंकि चुनावों के मुहाने पर है उत्तराखंड, लेकिन जो वास्तविक सर्दी है, जो बारिश हो रही है, जो बर्फबारी हो रही है, उसे देखते हुए वहां के ताजा हालात क्या हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों के? बिल्कुल लावनी, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में जो है हल्की वर्षा व बादल छाए रहने की उम्मीद उन्होंने जताई थी। आप सटीक साबित उनकी भविष्यवाणी हुई। आप सीधा मेरे पीछे बादल भी देख रही होंगी कि एक सुबह से जो है ऐसे ही बादल जो है छाए हुए हैं। देहरादून में जरा सी एक बार भी जो है वो धूप देखने को नहीं मिली है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी है, जिससे ठंड जो है मैदान तक
बढ़ गई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। बर्फबारी की हम बात करें तो उत्तराखंड के चोपता में, ओली में और चमोली के भी कुछ हिस्सों में पौड़ी समेत जो है वो बर्फबारी देखने को मिली है। तो 23-24 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया हुआ कि इस दौरान जो है बर्फबारी और बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी से भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ठंड जो है और बढ़ सकती है, क्योंकि बर्फबारी का दौर भी उत्तराखंड में जारी रहेगा। तो लिहाजा वो पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लावनी, बर्फबारी की आपने बात की और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ही पर्यटकों की संख्या उत्तराखंड में बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ये पर्यटकों की संख्या परेशानी खड़ी करती है जब कोरोना काल हो रहा हो। ऐसी परिस्थिति को लेकर क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? और बर्फबारी के चलते क्या कुछ रास्ते भी अवरुद्ध हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल प्रदेश में इतनी ज्यादा कोई बर्फबारी नहीं पड़ी है जो रास्ते बंद हो जाएं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कोरोना की बात करें, तो उसके लिए देखिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन जो है वो बॉर्डर पर ही मुस्तैद है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी हुई है, जो भी उत्तराखंड आएगा उसको अधिकतम 72 घंटे की पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। उसके अलावा उसे उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कोरोना को लेकर तमाम पाबंदियां जो है वो सरकार ने लगाई हुई है। नियमों का पालन जो है वो हर एक पर्यटक से करवाया जा रहा है। लावनी, चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों पर जानकारी साझा करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के ही कुछ और खबरों का भी जिक्र कर लेते हैं आपके साथ। विधानसभा चुनाव है तो इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। काफी तैयारियां शुरू हो गई है और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता के अनुपालन को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। भतरौंज खान पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं नशा तस्कर के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं बरामद गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले में जांच जारी है। से संबंधित 2-3 गांव हैं, इनके सड़क की मांग इन्होंने रहते हुए ये सोशल मीडिया में भी आया था, तो हमने जनप्रतिनिधियों को बुलाया था कि भाई इस संबंध में क्या रह रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ बात को स्वीकार किया कि भाई नहीं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और चुनाव बहिष्कार नहीं करते, लेकिन उनकी जो मांग सड़क की है वो चुनाव उपरांत जो है वो अपनी सड़क की मांग को जब तक उनकी सड़क नहीं बनेगी मांग जारी रखेंगे। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में सभी 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाया गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं का हाल जाना। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने जिला प्रशासन ने ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन भी सफलतापूर्वक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 21 तारीख से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य सभी दिनों में नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों के लिए कलेक्ट्रेट भवन में ही उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन किया जाना है। सभी विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष कलेक्ट्रेट भवन में आवंटित किए जा चुके हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रशासन की तरफ से पहले ही अवगत करा दिया गया है। कलेक्टर भवन में देखिए 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है और जो हमारे राजपत्रित अवकाश हैं उसको छोड़कर बाकी दिनों यह नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में ही सारे नामांकन होने हैं। 11 विधानसभा सीटों के सभी के कक्ष आवंटित हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बता दिया गया है कि सभी का नामांकन प्रातः 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन पत्र होगा। यहीं पर स्क्रूटनी भी की जाएगी और नाम वापसी की भी यहीं पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में सभी एआरओज़ के साथ बैठक ली जा चुकी है। जो भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उसकी उनको जानकारी बाकायदा हम लोगों के स्तर पे भी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदया के स्तर पर भी ट्रेनिंग के माध्यम से दे दी गई है और हम लोग नामांकन प्रक्रिया जो शुरू होनी है उसके लिए पूरी तरह से। राजकुमार पाल संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन डटा हुआ है। चुनौती बड़ी है लेकिन इस चुनौती पर भी पार पाना है, प्रशासन ने ठान लिया है। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुनाव को लेकर पूरा मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया का शुरू होगी। वो 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसी के साथ जिला प्रशासन ने कोविड के नियमों का भी पालन करने के लिए प्रत्याशियों को कहा है। एक प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 ही लोग जो अपना नामांकन करने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और बिल्कुल साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 ही लोग नामांकन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल लाइन के तहत ही नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी और आने वाले समय में भीड़ ना हो इसके लिए जो जुलूस वगैरह जो निकालते हैं प्रत्याशी, उन पर भी पाबंदियां यहाँ पर रहेंगी। जी निश्चित रूप से पाबंदी तो रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिला प्रशासन की आदेश के बावजूद भी जो नॉमिनेशन करने वाले लोग पहुंचते हैं, उत्साहित होते हैं, उनके समर्थक और ढोल नगारों के साथ पहुंच जाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार के एसएसपी और डीआईजी जो है उन्होंने भी साफ तौर पर आदेश दिए। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो भी प्रत्याशी के साथ जो भी उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचेंगे उनको नामांकन प्रक्रिया में जाने से रोका जाएगा। वही जो भी प्रत्याशी है उनके साथ सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पुलिस प्रशासन ने पूरी हिदायत दी है कि कोई भी यहाँ पर ढोल नगाड़े और जुलूस के रूप में कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचेगा। साफ तौर पर पहले ही राजनीतिक पार्टियों के दलों के साथ बैठक कर ली गई है और नामांकन प्रक्रिया में जो भी दिक्कतें आती हैं उनके लिए सभी पार्टियों को हिदायत दी गई है। आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ और जुलूस के रूप में कोई भी नामांकन करने ना पहुंचे, इसके लिए पहले ही बैठक करके पूरे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशासन मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है। कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और इसे लेकर तमाम दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए प्रशासन तैयार है। इन सब के बीच विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं का दल बदल करना भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा ने पुरोला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता दुर्गेश लाल को अपने पाले में कर लिया है। सांसद नरेश बंसल की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा कार्यालय में दुर्गेश लाल ने साथियों के संग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ने राज्यसभा सांसद से इस विषय पर खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। क्या कुछ कहेंगे? लगातार भाजपा से प्रभावित होकर कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुरोला से निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। देखिए, पूरे देश भर में आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक किया जा रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार ने जो सारे विकास के काम किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, बिना किसी भेदभाव के किए हैं, पारदर्शिता के साथ किए हैं, ईमानदारी के साथ किए हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला का सम्मान, इन सबको ध्यान में रख करके किया है। उससे प्रभावित होकर के बड़ी मात्रा में लोग पार्टी में आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। सर, समय बहुत कम बचा है। प्रत्याशियों का चयन कब तक हो पाएगा? कब लिस्ट जारी करेगी बीजेपी? क्योंकि अब समय घटता जा रहा है। आज ही आपकी अनिश्चितता दूर हो जाएगी और आपको शाम तक पार्टियों की सूची, मैं समझता हूँ, संभावनाएं आ जाएगी। एक तरफ दिल्ली में मंथन चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर। इस बीच त्रिवेंद्र जी जो है वो इच्छा जताते हैं चुनाव न लड़ने की। किस एंगल से आप देखते हैं इसे? देखिए, हमारी पार्टी में परिपक्व नेता हैं सब और समाज सेवा के लिए आते हैं और हमारा नारा भी है संगठन सेवा से संगठन। तो सेवा केवल सत्ता में रहकर की जाए ऐसा भी नहीं है, संगठन के माध्यम से भी समाज सेवा होती है। पार्टी भूमिका तय करती है, संगठन में भूमिका निभानी है या चुनावी राजनीति में भूमिका निभानी है, सत्ता में भूमिका निभानी है, तो ये पार्टी तय करती है। उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये बाकी के दलों के नेताओं के लिए भी एक सीख होनी चाहिए। केवल वो सत्ता के लिए जैसा संघर्ष करते दिखाई देते हैं,
वैसा भारतीय जनता पार्टी में उसके विपरीत सेवा के लिए समर्पण, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। सर, आप 57 बचाने के लिए लगे हैं, कांग्रेस 11 बढ़ाने के लिए लगी है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोलने के लिए तैयार दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? हम 57 बचाने नहीं, हम 60 पार करने के लिए लगे हैं, इसलिए हम 60 पार करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने कहा है कि हम उत्तराखंड में 60 पार करने का लक्ष्य है और 60 पार करके दिखाएंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जनता किसकी तरफ अपना रुझान दिखाती है। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। तो अपनी जीत के दावे, अपनी जीत प्रशस्त करने के लिए तैयारी। इन सबके बीच उत्तराखंड के नैनीताल में देर रात से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश होने का अनुमान जताया था, जो अब सही साबित हो रहा है। लालकुआ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने कोरोना के मामले को देखते हुए बुधवार और शनिवार को लगने वाले हाट बाजार को अगले कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इस बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि नगर में जरूरत की दुकानें कोविड के नियमों के तहत ही खुलती रहेंगी। इधर व्यापार मंडल ने सप्ताह के शुक्रवार को बंद करने का निर्णय लिया है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शहर में बुधवार और शनिवार को लगने वाला हाट बाजार स्थगित कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया कि आगामी आदेश तक शहर में बुधवार और शनिवार को लगने वाले हाट बाजार को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि हाट बाजार में बड़ी संख्या में बाहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक आते हैं, जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती है। इसके चलते बाजार को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा व्यापार मंडल ने सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को भी बंद करने का निर्णय लिया है। अगर जिला प्रशासन के आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। से व्यापार मंडल से वार्ता के उपरांत ये तय किया गया है कि लालकुआं में शुक्रवार को बाजार बंद रखा जाएगा कोविड के तहत। चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के अभी, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष दुकानें शुक्रवार को बंद रहें। नॉर्मल डेज में भी जो दुकानें खुले हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हाट बाजार है, हाट बाजार में एक रैंडम चेकिंग मेरे द्वारा करवाई गई थी, उसमें कुछ लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो हाट बाजार को फिलहाल के लिए अभी कहा गया है कि 1-2 दिन उसको सैनिटाइज करा दिया जाए स्थल को, किंतु व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि हाट बाजार खुली जगह है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ ये बाजार लगाया जा सकता है और लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जैसे सब्जियां हैं, ये सब इसमें जो है बिक्री के लिए आती हैं। तो अगर कोविड को देखते हुए इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इसके लिए अल्मोड़ा जिले के सौट विधानसभा क्षेत्र में भी ग्रामीणों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों का वो बहिष्कार करेंगे। इसके लिए ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए बकायदा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके चलते उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। भाजपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च बाजपुर कोतवाली से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ कोतवाली में संपन्न हुआ। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और इसी के चलते बाजपुर कोतवाली से दोराहा रोड पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी बरिंदर जीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एसएसबी टीम ने नगर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का आह्वान किया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तिथि घोषित हो चुकी है और साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी संदर्भ में आज बाजपुर क्षेत्र में एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक एसएसपी सर और डीएम सर के निर्देशन में एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें जनता से ये अपील की गई कि वो निर्भीक होकर मतदान करेंगे, किसी के दबाव और लालच में नहीं आएंगे और पूरी पब्लिक से ये भी
अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होंगे। क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और अभी हमारे पास बहुत सी बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, तो इन फोर्सेस को हम एरिया डोमिनेशन के लिए एरिया दिखाते हैं, तो उसी के उस पर ये फ्लैग मार्चेस हम जनपद के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शहरों में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कोविड भी जो तृतीय वेव है वो चल रही है, तो हम लोग ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार के निर्वाचन को हम फ्री, फेयर एंड सेफ निर्वाचन के रूप में करें। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में स्थानीय प्रशासन ने 21 जनवरी से विधानसभा चुनाव के चलते होने वाले नामांकन को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके चलते एसडीएम कार्यालय में बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्था पूरी कर दी गई। विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने 21 फरवरी से प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन करने की तिथि भी घोषित की थी, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ एसडीएम कार्यालय में पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए नामांकन कक्ष से लेकर पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दिया गया है। इस दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पवन कुमार ने कहा कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को परिसर और नामांकन कक्ष में आने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन परिसर के 100 मीटर की परिधि को बैरिकेडिंग और सीसीटीवी से कवर किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, चुनाव आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है और जो करंटली 15 तारीख को जो चुनाव की गाइडलाइन आई है, उसमें केवल 2 अभ्यर्थी के साथ 2 व्यक्तियों की 100 मीटर परिधि में आने की अनुमति है। और हमारी चुनाव की तैयारियां, कल से नामांकन प्रारंभ की तिथि है और कल से हमारी पूरी तैयारी है। जो भी प्रपत्र चुनाव आयोग को जाने हैं उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और आज हम उसी कार्य में लगे हुए हैं, अपना काम निपटाना है। बताइए, ये जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर हमने नाम निर्देशन प्रपत्र लेने हैं, तो इसमें हमने 100 मीटर की परिधि को कवर किया है, ताकि इसमें जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमने पूरा जो भी नामांकन गेट से लेकर और पूरा नामांकन प्रस्तुत करने तक जो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाना है, उसको हमने सीसीटीवी में निर्बाध रूप से हमने इसको कवर करने की पूरी तैयारी की है। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से 4 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। काशीपुर पुलिस ने ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और चुनावों में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट के अनुसार सभी थाने और चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही नोटिस भी जारी कर दी गई है। दरअसल पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चुनाव की दृष्टि से गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिससे चुनावी माहौल खराब होने की आशंका है। साथ ही चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम लोगों ने इस तरह के जो भी लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 CRPC और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी SO SHO को निर्देशित किया गया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे कड़ी निगरानी करके उनका पूरा आपराधिक जो है रिकॉर्ड निकाल के उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में भी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।